हेलो गाइस। रेसवे एकेडमी पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पीडब्ल्यू क्लासेस रन कर रही हैं, बहुत तेज रन कर रही हैं। आप लोगों के एग्जाम भी अभी जून में होने वाले हैं, तो इसलिए अब आप लोग अपनी तैयारी पर पूरा जोर दीजिए। ओके, क्लासेज आपको जो चल रहे थे पीडब्ल्यू एनालॉग का भी क्लासेज मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसमें बहुत चीज़ें खत्म भी हो चुकी हैं, तो कृपया करके आप लोग वो भी क्लासेज लेने का प्रयास करें, ताकि कम से कम आप लोगों के नॉलेज में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है वो भी मिलता रहे। देखिए, बिना इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इलेक्ट्रिकल है ना, वो आगे नहीं चलने वाला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए क्लासेज हम कहाँ पढ़ा रहे थे, आपको कहाँ तक पढ़ा दिए थे? तो आपको हम पढ़ा रहे थे मैग्नेट, याद रखेंगे। जो आपकी क्लासेज चल रही थी उसमें आपको ठीक है, आपकी जो क्लासेस चल रही थी उसमें मैं पढ़ा रहा था आपको मैग्नेट, याद रखेंगे मैग्नेट। तो मैग्नेट के बारे में मैंने बहुत चीज आप लोगों को पढ़ा दिया था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं, मैग्नेट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कहाँ पाया गया था। तो इसके बारे में मैंने इसका आपको पहले इसका डिफिनीशन बता दिया था, इसका हिस्ट्री भी मैंने आपको बता रखा है। ये कहाँ पाया गया था मैग्नेट, सबसे पहले हिस्ट्री भी बता दिया था। फिर मैंने आपको मैग्नेट को बनाने के तरीके बताए थे, कैसे आप इसको बनाएंगे। ठीक है, फिर आपको बताए थे कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसको कैसे बनाते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो कैसे बनाते हैं। तो बताए थे आपका ये एल्निको से बनता है। ठीक है, एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट का मिश्र धातु है वो, केवल एल्युमिनियम नहीं है, एल्युमिनियम आपका पैरामैग्नेटिक है, उससे नहीं बन पाएगा, ये बताए थे। फिर आपको बताए थे हार्ड स्टील से आप बनाते हैं, हार्ड स्टील से। और क्यों बनाते हैं इसके बारे में जब बीएच वक्र पढ़ाएंगे तब बताएंगे, वैसे थोड़ा बहुत बता भी दिए थे। फिर आपको बताए थे टेम्पोररी मैग्नेट किससे बनता है, किसको बोलते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक है, टेम्पोररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स किससे बनता है, सिर्फ डीसी से बनता है, ये भी बताए थे, डायरेक्ट करंट से बनता है। और ये जो बनते हैं ये आपका मैक्सिमम जो है देखिए डीसी से ही बन सकते हैं और एसी से ही बन सकते हैं। ठीक है, और कौन से मटेरियल से बनाते हैं टेम्पोररी, तो बताए थे, याद कीजिए। इसके लिए सबसे बेटर माना जाता है सिलिकॉन स्टील को, सबसे बेटर माना जाता है सिलिकॉन स्टील को या फिर स्टेनलेस स्टील को। ठीक है, स्टेनलेस स्टील को ये भी बता दिए थे। या फिर आयरन के ये बनते हैं, जरूरी नहीं है किसी का बने, आयरन के ही बनते हैं, सॉफ्ट आयरन के बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर नहीं होता है। सबसे बेटर आपका अगर परमानेंट सॉरी अगर टेम्पररी बनाना तो सबसे बेटर सिलिकॉन और स्टेनलेस स्टील का होता है। इसके अलावा मैग्नेट में आपको क्या बता दिए थे मैंने, मैग्नेट में परमानेंट, टेम्पररी, उसके बाद मैंने फ्लक्स के बारे में बताया था, फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने बता दिया था। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की जो घनत्व होता है उसको मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने म्यू बता दिया था। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, निरपेक्ष चुंबकशीलता। उसके बाद मैंने म्यूआर बता दिया था, रिलेटिव परमिबिलिटी, इसके बारे में बता दिया था मैंने। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर कोई मैग्नेट हो, अगर कोई मैग्नेट को अगर तोड़ा जाए, उसको क्रैक किया जाए, मैग्नेट को अगर क्रैक किया जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा, अट्रैक्शन का रिपल्सन। तो मैंने बता दिया था अट्रैक्शन कहाँ होगा, रिपल्सन कहाँ होगा। फिर मैंने बता दिया था कि किसी धारावाही चालक जो है उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। फिर मैंने बता दिया था कि दो चालक अगर ऐसे जा रहे हैं, एक में धारा इधर है, एक में धारा ऊपर है, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा। तो जब विपरीत धारा हो तो यहाँ पर फोर्स जो है रिपल्सन का होता है, बताए थे कैसे होता है, ये भी आपको बता दिए थे। तो ठीक है, बहुत चीजें खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद देख लीजिए मैंने इसी में बता दिया था, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें बताए थे जो धारावाहिक चालक के बीच में कैसे फोर्स लगते हैं, फोर्स के बारे में मैंने इंक्लूडेड किया था। फिर मैंने यहाँ बता भी दिया था कि किसके वजह से फोर्स लगते हैं। देखिए किसके वजह से फोर्स लगते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दो जो देखिए विपरीत है ना ये, तो इसमें रिपल्सन का, और सेम है तो अट्रैक्शन का। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले ही। देखिए ये सब चीज आपको बताया जा चुका है। उसके बाद कूलाम का नियम बता दिए थे, आपको निरपेक्ष चुंबकशीलता भी बता दिए थे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सापेक्ष चुंबकशीलता, म्यू आर, रिलेटिव परमिबिलिटी भी मैंने आपको बता रखा था। रिलेटिव परमिबिलिटी का मान जो है म्यू आर का मान एक या एक से अधिक होता है। ओके, चलते हैं आज अगला टॉपिक पर, मैग्नेट का। तो मैग्नेट के इतने टॉपिक जो है आपको खत्म हो चुके हैं। ओके, चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत गर्मी है,
चलिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे हम फ्लेमिंग का नियम। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा फ्लेमिंग का नियम, एग्जाम के पर्पज से तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले, फ्लेमिंग के नियम को पढ़ने से पहले एक चीज हम जानना चाहेंगे यहाँ पर। आइए उस पहले इस चीज को जानते हैं। देखिए, क्या जानना चाह रहे हैं, पहले जानिए। देखिए, हम यहां जानना चाहेंगे कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, देखिए मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो हमारे दो प्रकार का होते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमारे कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन, तो आपके बारे इसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। हमारा जो फर्स्ट होगा वह होगा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग इंटर में इसको पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा जो होगा हमारा, कौन सा हो जाएगा बाबू, नाम से समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पहले जान लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो आपको इसको पहले भी पढ़ाया जा चुका था, आप लोग आंतरिक को क्रॉस से दिखाते थे इंटर में, याद कीजिए, ठीक है। और इसको आप लोग डॉट से दिखाते थे, ऐसे कर देते थे, आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे, ठीक है। आंतरिक और एक्सटर्नल और इंटरनल। ओके, तो इसमें कई लोगों के माइंड में आता था कि सर जी अगर इंटरनल है तो इंटरनल का मतलब हुआ बोर्ड के अंदर और एक्सटर्नल मतलब बोर्ड के बाहर। ठीक है, इंटरनल का मतलब बोर्ड के अंदर होता है, एक्सटर्नल मतलब बोर्ड के बाहर। ये तो आपको बस बता दिया जाता है वहां पर इसलिए बताते हैं ताकि बच्चों को आसानी से चीजें समझ में आ सके और रूल जो लगा सके आप आसानी से लगा सके। जो आप इंटरनल एक्सटर्नल मान लेते हैं, इंटरनल मतलब हुआ बोर्ड के अंदर और एक्सटर्नल मतलब बोर्ड के बाहर, रियलिटी वो नहीं है, वो तो बस आपको याद करने का एक तरीका है कि आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन सच्चाई उसमें नहीं है, सच्चाई हम देखते हैं कि आखिर में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो यहां पर आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है, जरा इस बात को सब लोग ध्यान देंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक एयर कोर का अगर बात करें, तो एक एयर कोर का हमारे पास यहां पर देखिएगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक एयर कोर हमारे पास सोलेनॉइड है। ओके, आप जानते हैं जब इसमें सप्लाई जाएगी, जब धारा जाएगी तो एक फ्लक्स का जनरेशन करेगा, एक फ्लक्स का जनरेशन करेगा। इसको पहले से पढ़ चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जो फ्लक्स जनरेट कर रहा है, देखिए यह फ्लक्स है, ऐसे एक फ्लक्स का जनरेशन करेगा। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये एक फ्लक्स का जनरेशन करेगा। मैं इसमें बात करूं अगर, तो जो बाहर आपको दिख रहा है इसकी दिशा देखिए नॉर्थ मान लीजिए, और ये अगर साउथ मान लीजिए, तो इसकी जो दिशा होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें, सपोज दैट अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वाले जो फ्लक्स रेखा की दिशा होगी वो ये रहेगा, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अब मैं अगर इन दोनों में से देखूं, तो देखिए ये जो सोलेनॉइड के अंदर दिख रहा है ना, सोलेनॉइड के अंदर, तो यहां पर जो सोलेनॉइड के अंदर दिख रहा है उसको बोलते हैं हम इंटरनल, क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, याद रहेगा, ठीक है। और जो सोलेनॉइड के बाहर, जो बाहर दिख रहा है फ्लक्स, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो क्या है कि बहुत बच्चों के माइंड में यही नहीं समझ में आता है कि इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है
और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है। बस रट्टा मार लेते हैं कि इंटरनल होता है बोर्ड के अंदर, एक्सटर्नल होता है बोर्ड के बाहर। नहीं, वैसे नहीं समझना है। अब आपको ऐसे समझिए कि जो इस सोलेनोइड का अंदर है ना वो उसको इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, और जो सोलेनोइड के बाहर दिख रहा है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब आप खुद देखिए, आप इसमें खुद देखिएगा कि जो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये वाला इसकी दिशा इधर है और जो बाहर वाला है उसकी दिशा इधर है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसीलिए जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं। क्रॉस से मतलब अगर इसको हम बोर्ड के अंदर मान रहे हैं, बोर्ड के अंदर मान रहे हैं, तो एक्सटर्नल को हम बोर्ड के बाहर मानेंगे और इसको डॉट से दिखाया जाता है। ठीक है, आपको इतना बस याद रखना है ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आए। मतलब अगर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कहा जाए आपसे तो बोर्ड के अंदर, और एक्सटर्नल मतलब बोर्ड के बाहर। लेकिन याद रखेंगे कि दोनों की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे? किसी सोलेनोइड के अंदर की फ्लक्स साउथ से नॉर्थ आते हैं, बाहर के फ्लक्स नॉर्थ से साउथ जाते हैं, तो दोनों की दिशा वहां भी अलग अलग है, तो यहां भी मैंने उसको अलग अलग लिख रखा है। तो आपको बस इसमें मैंने क्या चीज पढ़ा दिया, दो चीज पढ़ा दिया कि इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, अब चलते हैं हम नियम पर, अब चलते हैं रूल पढ़ते हैं। रूल कौन सा है आइए देखते हैं। ठीक, आइए अब चलते हैं रूल पर, ध्यान दीजिएगा। अब रूल क्या है बाबू? तो रूल हमारा ये है कि पहले याद कुछ चीजें रखना है। हमारा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको यहां लेफ्ट पढ़ना है, राइट नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है यहां पर लेफ्ट हैंड रूल। और इसको मैं पहले से लिख दे रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो बिना पढ़े इसको नहीं जाना है, याद रहेगा। चलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज बता दें यहां पर, क्योंकि बच्चों के माइंड में बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं इसको लेके। फ्लेमिंग लेफ्ट और राइट, यहीं पे ध्यान रखिएगा। ये चीज ध्यान ये रखना है कि फ्लेमिंग के दो नियम हैं। एक हमारा है लेफ्ट हैंड रूल, एक है लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? राइट हैंड रूल, RIGST वाला, राइट हैंड रूल। ओके, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन क्या नहीं होना चाहिए, आपको एक चीज इसमें याद कर लेना है। लेफ्ट जो होता है यह मोटर के लिए काम करता है, मोटर के लिए, और जो राइट होता है यह जनरेटर के लिए काम करता है। ये याद रखना है आपको। ये याद रख लेना है कि जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर के लिए, और राइट हैंड रूल किसके लिए काम करेगा बाबू? तो वह काम करेगा जनरेटर के लिए काम करेगा। ओके, आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल क्या होता है। तो हम लेफ्ट हैंड के बारे में पढ़ेंगे, राइट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल काम करता है। ओके, आप ये भी कह सकते हैं कि सिंपल से आप इसको भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए जो हमारा अंगूठा होता है, अंगूठा हमारा ज्यादा बल दिखाता है, इसलिए मोटर के लिए हमारा लेफ्ट हैंड रूल होता है। अभी बताएंगे कैसे। इसमें अंगूठा आएगा आपका, थंब आएगा, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब चलते हैं फर्स्ट, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अंतर्गत क्या होता है पहले जानिए। ओके, जैसे अभी मैंने बोला था कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र आपको यहां पर मैं दो तरीके से दिखा रखा था, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने दो तरीके से दिखा रखा था, कौन कौन? एक दिखाए थे हम फर्स्ट इंटरनल, एक दिखाए थे इंटरनल, और सेकेंड कौन सा हो जाएगा? एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल को मैंने किसे दिखाया था? क्रॉस से, और एक्सटर्नल को डॉट से। ये आपको याद रखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए।
चलिए, तो ये दोनों याद रखेंगे। ये कहां से बताए थे? एक सोलेनॉइड लेके आपको बताया था। अब रूल क्या है जरा ये जानिए। अब इसमें रूल क्या है पहले ये जानते हैं। रूल क्या है? देखिए, रूल ये कहता है कि यदि किसी धारावाही चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, जैसे मान लीजिए कहीं मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर एक हम धारावाही चालक जिसमें जो करंट फ्लो हो रही हो, अगर उसको उसमें रख दिया जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल कार्य करता है। ठीक है, यहां पर हम रूल क्या लिखेंगे कि जब एक कौन सा चालक बाबू? धारावाही चालक। जब एक धारावाही, आज गर्मी बहुत ज्यादा है यार, जब एक धारावाही चालक को किसी, ध्यान दीजिएगा, जब एक धारावाही चालक को, रूल ऐसे ही लिखना है आपको, धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम रूल लिखवा रहे हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अंतर्गत क्या होता है। तो क्या लिखे? जब एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर एक बल कार्य करता है। ओके, और इस बल की दिशा, इस बल की दिशा जिस नियम से ज्ञात करते हैं, जिस नियम से ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, जिस नियम से ज्ञात करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं बाबू? उसे ही फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, उसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहा जाता है। ओके, तो ऐसे एग्जाम में लिखना है, जब एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है और उस बल की दिशा जिस नियम से आप ज्ञात करते हैं उसे ही हम फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम कहते हैं। ये याद रखना है आपको, ऐसे लिखना है एग्जाम में, याद रहेगा ना इसको, ऐसे ही लिखा जाता है। अब चलते हैं, अब क्या कहता है ये बायां हाथ का जो नियम है, ये क्या कहता है जरा इसके बारे में चलिए। अब देखिए, अब फिर इसके आगे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ऐसे लिखना है, चाहे इस ठीक है, लिखेंगे इस नियमानुसार, चाहे नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ, ये जो बायां आपको दिख रहा है, आपको दाहिना दिख रहा होगा, लेकिन ये जो बायां है, इस बायां हाथ के 3 अंगुली, इन दोनों को मोड़ लीजिए, बस ये बच रहा है हमारे पास 3, इन तीनों अंगुलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लिया जाए। ठीक है, इन तीनों अंगुलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लिया जाए। कौन कौन अंगुली है बताइए, कौन कौन अंगुली है भाई? तो इन तीनों अंगुलियों के, जैसे कि इसमें देखिए, एक हमारा अंगूठा है, इसको तर्जनी बोलते हैं और इसको मध्यमा बोलते हैं। ओके, इसको मध्यमा बोलते हैं। अगर इन तीनों अंगुलियों को दूसरे को परपेंडिकुलर कर लिया जाए, जैसे कि आइए हाँ, जैसे कि यहां देखिए, देखिए इसमें 3 अंगुली दिख रहा है आपको, जैसे कि अपने बाएं हाथ, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो बायां हाथ है, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, अगर लेफ्ट हैंड के
3 अंगुलियां, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कौन कौन है, याद क्या रखना है, एक होना चाहिए हमारे पास अंगूठा बायां हाथ के, अगर अंगूठे को, सेकेंड हमारे पास होना चाहिए तर्जनी, और थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, मध्यमा। और जिसके पास ये नहीं है, जैसे ठाकुर, उसको ये नियम नहीं लगा पाएगा। ओके, तो हमारे पास जो 3 है, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि अगर बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को यहाँ पर देखिए ऐसे किया है ना, बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को ऐसे किया हुआ है, तो ये दिख रहा है, ये हमारा अंगूठा, मतलब ये जो आपकी उंगली दिख रही है ये वाला, इसको हम बोलेंगे हमारा क्या है बाबू, ये है अंगूठा। ओके, ये जो दिख रहा है, और ये देखिए 3 उंगली दिख रहा है, तो अगर ऐसे करेंगे तो ये हमारा तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तर्जनी। ओके, तो ये कौन दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे हम मध्यमा। यदि हम अपने, ध्यान दीजिएगा, यदि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब 90 अंश पे किया जाए, ऐसे बिल्कुल 90 अंश पे किया जाए, तो उस समय जो तर्जनी होता है, जो तर्जनी यहां पर दिख रहा है ना, चलिए हम भी बना दे रहे हैं उस चीज को, उसी चीज को मान लीजिए कि ऐसे, ये हमारा हाथ है, ये आप कुछ पहन भी रखे हैं हाथ में, मान लीजिए गब्बर का हाथ है, और इसमें यदि मान लीजिए कि हमारा अंगूठा है, सपोज दैट, और ये हमारा तर्जनी है, और ये हमारा मध्यमा है, मध्यमा को थोड़ा बड़ा बना दीजिए, नाखून भी है, और ये दोनों हमारे हाथ ऐसे हैं, ठीक, उसी चीज को मैंने यहां बना रखा है। तो यदि देखिए ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा अंगूठा है, ये हमारा मध्यमा है, और ये हमारा तर्जनी है। अगर इन तीनों को परपेंडिकुलर किया जाए, तो जो हमारा तर्जनी होता है, यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र बताता है। क्या याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और जो हमारा मध्यमा होता है, यह हमारा बताता है धारा की दिशा, धारा की दिशा, ठीक। और सबसे बलवान कौन होता है, अंगूठा, तो अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा, फोर्स का डायरेक्शन। ओके, मतलब धारा की दिशा मतलब आई, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी, और जो बल की दिशा है वो आप फ्लक्स मान सकते हैं, बल की दिशा मतलब ये हमारे बताएंगे। ओके, तो यदि हम अपने बाएं हाथ के इन तीनों उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को सिर्फ परपेंडिकुलर कर ले, तो उस समय क्या बताएगा भाई, तो उस समय हमारा जो तर्जनी होता है, इसको तर्जनी होता है चुंबकीय क्षेत्र, जो मध्यमा होता है धारा की दिशा, और जो हमारा ये अंगूठा है बल की दिशा बताएगा, जैसे इसमें है वैसे मैंने यहां भी लिख रखा है। ओके, तो याद रखेंगे। अब इसी चीज को हम नियम में लिखते हैं, अब इसी चीज को आप आ जाइए नियम में, ठीक है, अब नियम में आ जाइए। तो मैंने क्या लिखा, जब एक धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल की दिशा जिस नियम से ज्ञात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब लिखेंगे इस नियमानुसार, जैसे उसमें बताए थे वैसे यहां भी, इस नियमानुसार यदि अपने ही करिएगा, दूसरे के हाथ का नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अपने बाएं हाथ के, यदि अपने बाएं हाथ के कौन कौन उंगली बाबू, क्या बताए थे अभी, अंगूठा, अंगूठा, और कौन है, अंगूठा के बाद तर्जनी, और तर्जनी के बाद कौन सा आता है, मध्यमा, तर्जनी के बाद मध्यमा। यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के क्या किया जाए, लंबवत किया जाए, एक दूसरे के लंबवत किया जाए, दूसरे के लंबवत किया जाए, तो क्या, तो भाई, तो तर्जनी ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, तो तर्जनी क्या बताएगा भाई, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्य है, क्या बताएगा, धारा की दिशा, मध्यमा क्या बताएगा, धारा की दिशा, ठीक है, तथा कौन है, अंगूठा। अभी बोले हैं सबसे मजबूत है, तो अंगूठा क्या बताता है बाबू,
तो बल की दिशा, बल की दिशा बताता है। बल की दिशा बताता है, इसको आप याद रखेंगे। ओके, और चाहे तो यहां बना भी सकते हैं, एक हाथ ऐसे गब्बर वाला हाथ, ये मान लीजिए अंगूठा है, ये तर्जनी है, और ये मान लीजिए मध्यमा है। ठीक, और ये दोनों हमारी उंगलियां हैं। इसमें ये बता सकते हैं ये हमारा अंगूठा है, अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स। ये हमारा तर्जनी है, एंगल कितना होना चाहिए, 90 अंश। ये हमारा तर्जनी है, तर्जनी क्या बताएगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र। और ये हमारा मध्यमा है, तो मध्यमा क्या बताएगा, हमारा धारा की दिशा बताता है। तो जब भी एग्जाम में आएगा आपको ऐसे लिखना है कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये बताते हैं। ओके, आगे चलते हैं। इतना तो आपको याद होना चाहिए। ओके, अब चलिए थोड़ा नियम पे चलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी आज। चलिए नियम पे चलते हैं। कहाँ गए मार्कर, लिखना तो है आपको ये सब। ओके, इतना लिखने के बाद अब चलते हैं, जरा एग्जांपल देते हैं। इतना लिखने के बाद इंटरनल एक्सटर्नल याद रखिएगा। चलिए यहां ध्यान देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, सब लोगों को ध्यान देना है। ये हमारा एक बार यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारा हाथ है, थोड़ा कट गया है, ये मान लीजिए अंगूठा, ये तर्जनी, और ये मध्यमा, और दो उंगलियां ऐसे, ये हमारा एफ, ये बी और आई। कौन हाथ है बाबू, कौन हाथ है, बायां हाथ है। ठीक है, बायां हाथ से दिखाएंगे आप। आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब फर्स्ट हम चलते हैं, अगर फर्स्ट चला जाए, अगर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हो, कौन सा है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर मान लीजिए कोई धारावाही चालक रखा गया है और वो कौन से फील्ड में रखा गया है, तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उस समय क्या प्रभाव होगा, जरा इसके बारे में चलते हैं। ओके, यहां जाए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक धारावाही चालक था, मान लीजिए एक धारावाही चालक हमारे पास है, एक हमारे पास कोई धारावाही चालक है ऐसे, और मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो ऊपर की तरफ हो रही है, दिशा ऐसे दिखा रखा है, और इसके चारों तरफ हमारा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। ऐसे बहुत से दिखा सकते हैं आप लोग, मैंने इसको क्रॉस से दिखा रखा है। ओके, तो अगर बात करें क्रॉस से, इसका मतलब इंटरनल मतलब जानते हैं ना, यहां पर क्या होता है, इंटरनल। मैंने बोला था कि आप जो वहां पर देखेंगे चुंबक के जो अंदर जो दिखाई देता है सोलेनॉइड के अंदर, लेकिन इंटरनल का मतलब यहां पर समझेंगे जो आप बोर्ड जिस पे आप पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पहले पढ़ते थे, बोर्ड के अंदर याद रखेंगे, बोर्ड के अंदर मान के चलेंगे इसको, ताकि आपको नियम लगाते समय आसानी हो सके। तो कह रहे हैं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, वही रूल, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे 3 उंगलियां दिख रही होंगी, 3 उंगली दिख रही है ना। और देखिए क्या कर रहा है, ये मध्यमा है, ये देखिए मध्यमा है, ये तर्जनी है, और ये हमारा अंगूठा है। तो क्या कह रहा है कि इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, तो सबसे पहले आप अपने इस अंगुली को जो तर्जनी है उसको चुंबकीय क्षेत्र में करिए। देखिए इंटरनल है तो पहले उसको अंदर की तरफ करिए, पहले अपने तर्जनी को क्या करिए, अंदर की तरफ करिए। तर्जनी को आप अंदर की तरफ करेंगे, जैसे यहां से देख लीजिए, जैसे ऐसे देखिए, जैसे कि हमारी ये तर्जनी है, देखिए ये तर्जनी है, ये तर्जनी है, ये हमारा मध्यमा है, और ये अंगूठा है। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इस पे, कोई बात नहीं, अपने तर्जनी को अंदर की तरफ करिए। तो तर्जनी हमारा अंदर हो गया, तर्जनी हमारा अंदर हो गया, ये रहा तर्जनी, देखो तर्जनी है ये वाला, तर्जनी को अंदर की तरफ, ये धारा की दिशा में, तो तर्जनी अंदर, ये देखो धारा ऊपर, तो फोर्स उधर काम करेगा। ठीक, आप देख सकते हैं, अपने हाथ से लगा कर देखिएगा ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए इसी में देख लें,
तो तर्जनी अगर अंदर की तरफ रहेगा तो देखो धारा ये हमारा मध्यमा है, धारा ऊपर की तरफ रहेगा तो अंगूठा देखना इधर आएगा, तुम्हारा अंगूठा इधर, मतलब फोर्स इधर काम करेगा, एफ काम करेगा। ओके, जरा यहां आ जाइए। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं धारा की दिशा चेंज कर दूं, मैं धारा की दिशा मैंने चेंज कर दिया है, नीचे की तरफ कर दिया है। जब धारा की दिशा आप चेंज कर देंगे और चुंबकीय क्षेत्र अभी हमें आ रहा है इंटरनल ही है, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी इंटरनल ही है। चलिए अब इसमें देखिएगा निकाल के, तो देखिए वही चीज करेंगे। तर्जनी को अभी भी अंदर रखेंगे, धारा नीचे है, धारा को नीचे करिए, धारा को नीचे करिए तो देखिए फोर्स उधर लगेगा, धारा नीचे है ना, धारा नीचे तो फोर्स देखो उधर, तो फोर्स हमारा किस साइड में काम करेगा, साइड में। मतलब क्या समझे कि अगर आप इसमें धारा की दिशा चेंज कर दीजिए, देखिए धारा की दिशा इसमें इधर है, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, तो जो बल की दिशा है, जो फोर्स की दिशा है, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस बात को याद रखना है। आप अपने रूम पे आप जाइएगा, अपने कॉपी को लीजिएगा ऐसे सामने, जबकि कॉपी होगी उसको ऐसे सामने लीजिएगा और उसमें नियम लगाइएगा। देखिए ये तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे दिखाइएगा, दिख रहा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है, उसको अपने हिसाब से दिखाइएगा। तर्जनी है, तर्जनी धारा नीचे रहेगा तो नीचे, और धारा ऊपर है तो ऊपर दिखाइएगा, उसी से आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब सॉल्व करिएगा तो ठीक कॉपी को अपने सामने करके तब सॉल्व करिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है, और उस तरह आपको जल्दी से जल्दी आप उसको बता लेते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपका एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब देखिए थोड़ा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा हाथ है गब्बर वाला, गब्बर का तो हाथ ही नहीं था यार, चलो कोई बात नहीं। ओके, ये हमारा कौन सा है, मध्यमा, सॉरी ये हमारा अंगूठा है, फोर्स बताएगा, ये बी बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र, और ये हमारा धारा बताएंगे। चलिए मान लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इस समय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाएंगे, डॉट से। मान लीजिए इसी में कोई धारावाही चालक भी है, ये धारावाही चालक है, धारा ऊपर की तरफ है, ये भी दिखा रखे हैं, और इसके चारों तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इंटरनल की एक्सटर्नल, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे दिखाइए। चलो इसको इसको बोलते क्या है बाबू, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे बोर्ड के बाहर, बोर्ड के बाहर, मतलब बोर्ड के बाहर माना जाता है, जैसे कि आपको आसानी के लिए, लेकिन ये चुंबक के जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब रूल कैसे लगाएंगे देख लीजिए, तो वही इसमें भी करिए। जो आपके बायां हाथ है, बायां हाथ के तीनों उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करेंगे। अब देखिए धारा ऊपर है तो धारा ऊपर की तरफ, इस बार चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ, तो फोर्स हमारा देखिए उधर काम करेगा, तो फोर्स उधर, तो उस साइड में अपना फोर्स ले लीजिए, तो इस साइड में हमारा जो काम करेगा उसको बोलते हैं क्या, फोर्स। ओके, अगर सेम टू सेम यही चुंबकीय क्षेत्र रखा जाए और इस बार अगर हम धारा की दिशा उल्टा कर दें, धारा की दिशा नीचे कर लीजिए। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही रहनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस समय हमारे ये रहेंगे, ये रहे चुंबकीय क्षेत्र, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बाहर की तरफ दिखा रखा है, अभी भी बाहर की तरफ लगा रखा है। अब देखिए धारा अगर नीचे है तो धारा नीचे करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है तो बाहर करेंगे, फोर्स हमारा इस साइड में काम करेगा, तो फोर्स हमारा इस साइड में काम करेगा। ओके, तो क्या समझे देख लीजिए, अगर इसमें बात करें तो फोर्स इधर है, इसमें बात करें तो फोर्स इधर है, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो याद रखना है क्या कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र जो निकाल रहे हैं, अगर इंटरनल है तो फोर्स किसी और साइड में, एक्सटर्नल है तो फोर्स किसी और साइड में, लेकिन अगर एक ही चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा चेंज कर दिया जाए तो लगने वाले फोर्स भी क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, चलते हैं आगे। जिसे अभी मैंने क्या कहा था कि जो लेफ्ट हैंड रूल है, जो बायां हाथ का नियम है, लेफ्ट हैंड रूल, ये आपके मोटर के लिए लगते हैं। किसके लिए लगेंगे, मोटर के लिए। तो आइए जरा चलते हैं मोटर में, इस केस को देखते हैं कि क्या मोटर में ये फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और लग रहा है तो कैसे लग रहा है। ठीक,
जैसे जो मोटर आपको पढ़ना है, पहले याद रखेंगे कि जो आपको मोटर पढ़ना है वो सेकेंडरी में पढ़ना है, लेकिन यहाँ फोर्स की बात आ गई है तो उस फोर्स को आपको पता भी होना चाहिए, फोर्स कैसे निकालेंगे वो भी यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है। जैसे मान लीजिए कि आप मोटर पढ़ रहे हैं, मोटर के केस में आप देखेंगे कि जैसे आप आपके घर पे जो पंखा उंखा लगा होगा उसमें भी मोटर एक प्रकार का है, या फिर जो डीसी फैन आते हैं उसमें भी मोटर लगे होते हैं। तो मोटर कैसे काम करता है आपको पता ही होगा, उसमें दो बाइंडिंग होती है, एक रोटर और एक स्टेटर, ठीक है, दो होते हैं। तो जो रोटर होता है वो घूमता है और स्टेटर क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो उसी तरह यहां मान लीजिए, ये फोर्स दिखाते हैं आपको, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक रोटर है, यहां पर एक रोटर है और इस रोटर के दोनों साइड में, इस रोटर के दोनों साइड में देखा जाए तो एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है, ठीक है। अरे जो एक बनाए नहीं थे गोला वाला, उसमें नॉर्थ साउथ दिखाए थे, जो बनवाए थे आप लोगों से, उसी में का एक भाग है। अब मान लीजिए कि जो फ्लक्स रेखाएं हैं नॉर्थ से इधर जाएंगी और साउथ में ऐसे रहेंगी, ठीक है। जब आप डीसी मशीन पढ़ेंगे, डीसी मशीन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो बाइंडिंग होती है ना इसमें, तो इसमें एक ब्रश लगते हैं, एक ब्रश यहां रहेंगे और एक ब्रश यहां रहेंगे, दो ब्रश यहां पर दिखाया गया है, ओके। अब इन दोनों ब्रश में जो मोटर है, ये मोटर है, तो आप इसे सप्लाई देंगे। मान लीजिए कि हम इसमें एक डीसी सप्लाई दे रहे हैं, एक यहां पर दे देंगे सप्लाई, ये कटा नहीं है, और एक यहां पर दे देंगे, एक हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तभी तो देखिए जब इसमें सप्लाई देंगे तो मोटर घूमेगा, लेकिन कैसे घूमेगा हम उसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए जिसमें जो कंडक्टर्स होंगे, इसके अंदर जो हमारे कंडक्टर्स होंगे, इसके अंदर जो हमारे कंडक्टर्स होंगे, उस कंडक्टर को मैं यहां पर दिखा रहा हूं। इस यहां पर एक कंडक्टर है, आप इसको और ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारे कंडक्टर है, यह कोई कंडक्टर है, ठीक, जो इसके अंदर है। अब चलते हैं जरा निकालते हैं नियम से, कि अगर मैं इसमें नियम निकालूं तो मान लीजिए इसमें धारा, जो पॉजिटिव से धारा आ रही है, धारा ऐसे होगी, इधर से धारा ऐसे होगी, धारा की दिशा ऐसे होगी। अब चलते हैं जरा फोर्स की बात करते हैं। तो देखिए जरा हम इस पे बात करते हैं, ए वाला जो ए वाला जो कंडक्टर है इस नॉर्थ फील्ड में पड़ेगा और ये वाला साउथ फील्ड में पड़ेगा, ओके। आप इसको और तरीके से, अच्छे तरीके से जान सकते हैं 3D के रूप में, लेकिन 3D यहां नहीं बनाए हैं हम। तो देखिए अगर इसमें इस कंडक्टर की बात करें, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं ऐसे, तो देख रहे हैं एक तरफ से धारा आ रही है और दूसरी तरफ से धारा होकर चली जाएगी, ओके। जैसे यहां से धारा जाएगी और जैसे वापस होके चली जाएगी। अब हमको फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। जैसे अगर इसे फोर्स निकाला जाए तो देखिए इस कंडक्टर पे बात करें, देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र, धारा देखिए, धारा धारा उधर है, धारा उधर है, तो ये हमारा जो तर्जनी है, ये दिख रहा है ना तर्जनी, ये देखो अंगूठा, ये हमारा मध्यमा, ऐसे दिख नहीं रहा होगा, देखो ये हुआ उधर, धारा है अंदर, तो अंदर तो फोर्स कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, अंगूठा नीचे है ना, तो नीचे की तरफ, मतलब इसमें जो फोर्स काम करेगा इस कंडक्टर पर, वो नीचे की तरफ काम करेगा, फोर्स ऐसे काम करेगा। जरा इस पे आ जाओ, देखो अभी भी चुंबकीय क्षेत्र, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा में दिख रहा होगा, तो उधर रखो। धारा देखो इसका बाहर है, देखो ये है ना धारा बाहर, धारा बाहर, तो फोर्स ऊपर, जब फोर्स ऊपर काम करेगा तो इसमें फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। तो तुम खुद बताओ कि एक ही हमारे कोई ऐसे मान लीजिए कोई डिवाइस है, इसी में एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से, तो ये घूम नहीं जाएगा ऐसे, बिल्कुल घूम जाएगा। तो देखो एक फोर्स इधर से, एक फोर्स इस साइड में, दोनों दूसरे दो विपरीत साइड में लग रहे हैं, यहां से इधर और यहां से इधर, तो जो हमारा ये रोटर है वो ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मोटर ऐसे घूमता है। अब चीजें कुछ मान लेते हैं, जैसे आप चाहें तो इसी पूरे चीज को यहां पर ऐसे दिखा सकते हैं, इसी पूरे चीज को आप चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। किताब में आप कैसे दिखाया होगा, नॉर्थ, ठीक है, और इधर मान लेते हैं साउथ, किताब में ऐसे भी दिखाया होगा,
ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूजन में नहीं आ रहा है, नॉर्थ और साउथ। देखिए ये जो कंडक्टर है ना उसको ऐसे दिखा दिया गया होगा, यहां पर दिखा दिया होगा, यहां पर दिखा दिया गया होगा। ठीक, जैसे कि देख रहे हैं इस पूरे कंडक्टर को, यही तो है, यहां से देखो सप्लाई दे रहे हैं, तो हम इसी में यहां पर सप्लाई दे सकते हैं, बैटरी लगाकर सप्लाई दे सकते हैं। ओके, अब चलो, तो मान लो एक में धारा इधर से जाएगी और दूसरे में से वापस आएगी। अब फ्लक्स रखा है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, तो वही चीज, एक में फोर्स देखो, इसमें फोर्स नीचे की तरफ है, इसमें फोर्स ऊपर की तरफ है, वायर ऐसे घूमने लगेगा। ओके, बिल्कुल घूमेगा। अब इसी चीजों में कुछ चीज मान लेते हैं यहां पर, माना माना कि माना कि जो ये देख रहा है ना, ये सब मैग्नेटिक फील्ड, इनकी डेंसिटी मान लेते हैं बी है। ठीक है, तो यहां पर बी क्या चीज है, माना कि बी क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मान लीजिए, और इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना मान लीजिए, एफ। एफ क्या है, एफ जो है लगने वाला फोर्स, ठीक है, और मान लेते हैं जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो आई है। आई क्या है बताइए, धारा या बहने वाली धारा हम बोल सकते हैं, बहने वाली धारा कितनी है, आई है। ठीक, और जो हमारे चालक की लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, वो मान लेते हैं एल है। एल क्या है बाबू, चालक की क्या है, लंबाई है, कितना, एल। तो जो लगने वाला फोर्स होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही बात है, जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा लगने वाला बल उतना ज्यादा होगा, और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी होता है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जितना अधिक इसमें धारा फ्लो होगा उतना अधिक ए भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, उतना अधिक ए चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाता है, वो कैसे थोड़ा बाद में। ओके, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल भी होता है, इक्वेशन नंबर थर्ड। मतलब इसमें लंबाई, चालक की जितनी अधिक लंबाई होगी उतना अधिक लगने वाला फोर्स होता है, और यहां पर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा भी होता है। साइन थीटा, थीटा क्या है बाबू, थीटा जो है वो आपके इस चालक द्वारा बनाया गया कोण किससे, चुंबकीय क्षेत्र से होता है। तो यहां पर अगर हम समीकरण नंबर 1 2 3 M4 इन सबको ले लें से क्या लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B I L और साइन थीटा, या F इक्वल टू करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K B I L साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे। जहां K को बोलते हैं हम समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। ओके, और K की वैल्यू को अगर क्या मान लिया जाए, एक होता भी है, तो यहां से F कितना आ जाएगा, F इक्वल टू B I L साइन थीटा। ये आपका लगने वाला बल का फार्मूला होता है। इतना तक आपको डेरिवेशन करना है, अगर एग्जाम में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पूछता है तो। अगर कहीं कहीं दिया होगा, अगर थीटा इक्वल टू सपोज दैट 90 मान लिया जाए, इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण हो, तो उस समय थीटा 90, तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, साइन 90 का मान होता है 1, तो एफ इक्वल टू कितना आ सकता है, एफ इक्वल टू बी आई एल। तो कभी कभी ऐसे भी फॉर्मूले दिए रहते हैं, तो वो थीटा का मान 90 अंश मानकर करता है। ओके, तो अगर फ्लेमिंग का नियम देता है तो आपको यहां तक प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा तो मत बनाइएगा, केवल इसको बना लीजिएगा। ये आप सेकेंडरी में आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा वहां पर क्या चीज है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना, बाय बाय, टाटा, सी यू। अगला क्लास फिर लेते हैं आपको। थैंक यू।